वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आप सभी यूपी टीजीटी एस्पिरेंट्स का एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं यूपी टीजीटी 2021 का प्रश्न पत्र और जो कि पार्ट 4 है आपके सामने। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। किसने कहा मुद्रा में वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन्हें समाज में सर्वग्राह्यता प्राप्त है। हु सेड मनी कंसिस्ट ऑफ दोज थिंग्स विच विद इन अ सोसाइटी आर जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। देखिए, मनी तो वही है जो कि जिसको जनरल एक्सेप्टेबिलिटी मिली है। और ये कहा किसने? तो ऑप्शन देखिए, ए मार्शल, बी कीन्स, सी क्राउथर, डी एली। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है? डी विल बी द राइट आंसर। ऐसा एली ने कहा कि जिसको समाज में सर्वग्राह्यता प्राप्त है वही मनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे प्रतिष्ठान जो पूर्ण रूप से केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व प्रबंधित और नियंत्रित होते हैं जाने जाते हैं। द इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिवली ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आर नोन एज। ऑप्शन देखिए, सरकारी कंपनी के रूप में, बी सार्वजनिक उपक्रमों के रूप में, सी संयुक्त स्कंद कंपनी के रूप में, डी निजी उपक्रमों के रूप में। ऑप्शन देखिए, गवर्नमेंट कंपनी, बी पब्लिक एंटरप्राइजेज, सी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, डी प्राइवेट इंटरप्राइजेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज पब्लिक इंटरप्राइजेज। सार्वजनिक उपक्रमों के रूप में इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरानी मशीन की खरीद पर की गई मरम्मत खाते में डेबिट की गई। अब देखिए, जब भी कोई भी सेट पुरानी खरीदी जाती है और उस पर किसी तरह का एक्सपेंडिचर किया जाता है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया? रिपेयर अकाउंट में डेबिट कर दिया, मतलब उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान करके डेबिट किया गया प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, जो कि गलत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये किस तरह की गलती है? रिपेयर्स ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज इज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट, इट इज एन एरर ऑफ। ऑप्शन देखिए, क्षतिपूरक चूक की कृत्य की सैद्धांतिक कंपनसेटिंग, बी ओमिशन, सी कमीशन, डी प्रिंसिपल। तो देखिए, ये प्रिंसिपल तय करता है कि हम इसे कोई भी एक्सपेंस है तो वो हमारे लिए एसेट है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ये हमारे लिए चूंकि एज एन एसेट है और ये गलती है प्रिंसिपल की, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ तथा बा एक फर्म में साझेदार हैं तथा लाभ हानि को 3-2 में विभाजित करते हैं। सा एक नए विभाजन साझेदार के रूप में प्रवेश करता तथा 6,000 रुपए की राशि ख्याति के लिए प्रीमियम के रूप में नकद लाता। तो ये 6,000 जो अमाउंट है वो गुडविल की तरह से नया पार्टनर यानी कि सी लेकर के आता है। अब यहाँ लिखा हुआ कि ये कैश में लेकर के आता है। यहाँ आ तथा बा के मध्य ख्याति के प्रीमियम का बंटवारा होगा यदि नया अनुपात 5-3-2 है। तो कह रहे हैं कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया गया सी के द्वारा वो ए और बी जो कि ओल्ड पार्टनर्स हैं तो उनमें किस रेशियो में उस 6,000 के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी ज्वाइंस फर्म एज ए न्यू पार्टनर एंड कंट्रीब्यूट 6,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। हियर द प्रीमियम फॉर गुडविल शैल बी शेयर्ड बाय ए एंड बी ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 5:3:2 एज। अब देखिए, हमें जो ये ए और यहाँ की 6,000 रुपये दिया गया है अमाउंट, ये प्रीमियम फॉर गुडविल लाया गया नए पार्टनर सी के द्वारा। तो ए और बी में ये प्रीमियम फॉर गुडविल किस रेशियो में बांटा जाता, उसको क्या बोलते हैं? वो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब देखिए, ओल्ड रेशियो ए और बी का कितना कितना है? तो ए का है 3/5 और बी का है 2/5। न्यू रेशियो है ये 5/10 और इसका हो जाएगा 3/10। 5/3/2 है तो 5/10 3/10। यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे इसे तो एलसीएम ले लेंगे, 2 5 जा और ये 2 3 जा 6 - 5 जो कि कैलकुलेट हो जाके आ जाएगा 1/10। और यहाँ पर ऑलरेडी 5 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 - 3 दैट इज इस जगह पर भी 1/10 और दिस गिव्स 1:1। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ चुका है? 1:1 आ चुका है। और जो अमाउंट 6,000 जिसको डिवाइड करना वो है 6,000, तो ये इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएगा और राइट ऑप्शन इस तरह से हो जाएगा बी, दैट इज 3,000 एंड 3,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लेनदेन का एक मूल साक्ष्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का बेसिक एविडेंस क्या है? तो जर्नल प्रविष्टि, बी रोकड़ पुस्तक, सी प्रमापक, डी पासबुक, जर्नल एंट्री, बी कैश बुक, सी वाउचर
और डी पासबुक। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, दैट इज वाउचर। तो वाउचर आर द एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन, बेसिक एविडेंस इसे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु की मांग बेलोचदार है, इनइलास्टिक है, यानी कि प्राइसेस को लेकर के उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनइलास्टिक डिमांड उसे बोलते, तो उसकी कीमत में वृद्धि होने से वस्तु के उपभोक्ताओं का कुल व्यय होगा। अब देखिए ऐसी चीज जो कि इनइलास्टिक है, जिस पर जिसके प्राइसेस का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वैसे कि प्राइसेस के बढ़ जाने से डिमांड उसकी बढ़ जाती हो, या प्राइसेस के घट जाने से डिमांड उसकी, प्राइसेस के घट जाने से डिमांड उसकी बढ़ जाती हो, या प्राइसेस के बढ़ जाने से डिमांड घट जाती हो, ऐसा उस पर नहीं होता है इम्पैक्ट। तो अब कहते हैं कि ऐसी कंडीशन में इनइलास्टिसिटी होने पर भी अगर टोटल एक्सपेंडिचर, जो कहते हैं कि इफ द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज इनइलास्टिक एंड इंक्रीज, टोटल एक्सपेंडिचर अगर बढ़ता है तो क्या होगा, प्राइस एक्सपेंडिचर यानी कि प्राइसेस अगर बढ़ते हैं, अगर उसके प्राइस, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, तो कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा, बी डिक्रीज हो जाएगा, सी रिमेन द सेम, बी बिकम जीरो। तो साफ सी बात है कि इनइलास्टिक गुड्स होने के चलते अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है तो अब उसको परचेज करना ही एक ऑप्शन है, और जब परचेज करेंगे तो उसके पर्टिकुलर प्राइसेस की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोका लिमिटेड ने एक मशीन टाटा एंड सन्स से 1,50,000 में खरीदी, ये क्या है? अशोका लिमिटेड परचेज अ मशीन फ्रॉम टाटा एंड सन्स फॉर ₹1,50,000, दिस इज ऑप्शन देखिए, एक लेन देन है, बी एक घटना है, एक गैर वित्तीय समंक डेटा है, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए एक ट्रांजेक्शन है, बी एन इवेंट है, सी ए नॉन फाइनेंशियल डेटा, डी नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये एक तरह का ट्रांजैक्शन है, एक लेन देन कहलाएगी, एक घटना नहीं है, ये क्या है, एक लेन देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, हरण किए गए अंशों को पुनः निर्गमित किया जा सकता है, ये तो सही बात है कि जो भी अंश फॉरफिट करते हैं उनको रीइशू कर सकते हैं, फॉरफिटेड शेयर्स कैन बी रीइशूड। और बी है, अंशों के हरण से पूर्व अंशधारियों को 14 दिन का एक नोटिस देना आवश्यक है, ये भी राइट ऑप्शन है। ए, नोटिस ऑफ 14 डेज टू शेयर होल्डर्स इज नेसेसरी बिफोर फॉरफीचर ऑफ शेयर, तो ये एक राइट जो है सेंटेंस है। और सी, अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम का प्रयोग प्रारंभिक खर्चों को अपलिखित करने में किया जा सकता है, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, तो ये भी सही है। फिर डी है, हरण किए गए अंशों को पुनः निर्गमन पर होने वाले लाभ को सामान्य संचय खाते में हस्तांतरित किया जाता है, द प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज ट्रांसफर टू, तो द प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू, ये एक राइट, ये रॉन्ग है सेंटेंस। और यहाँ पर जैसा कि पूछा गया कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये डी कथन सत्य नहीं है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपनी का अंकेक्षण समाप्त करने के पश्चात अंकेक्षक को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट ऑफ ए कंपनी द ऑडिटर शुड सबमिट इट्स रिपोर्ट टू किसको? ए, सरकार को, बी न्यायालय को, सी जनता को, डी अंशधारियों को। ऑप्शन देखिए, गवर्नमेंट, बी कोर्ट, सी पब्लिक, डी शेयर होल्डर। तो जब कंपनी की ऑडिट समाप्त हो जाएगी तो ऑडिटर किसको ये अपना जो ऑडिट का रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करेगा? तो सीधी सी बात है कि कंपनी के मालिक कौन से होते हैं, वो होते हैं शेयर होल्डर्स, तो डी विल बी द राइट आंसर, अंशधारियों को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खाता बही एक पुस्तक, लेजर इज ए बुक ऑफ। ऑप्शन देखिए, मूल प्रविष्टि की, बी अंतिम प्रविष्टि की, सी समायोजन प्रविष्टि की, डी संशोधन प्रविष्टि की, एन ओरिजिनल एंट्री, बी फाइनल एंट्री, सी एडजस्टमेंट एंट्री, डी रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी फाइनल एंट्री, यानी अंतिम प्रविष्टि की। और आपसे एक क्वेश्चन है कि जर्नल बुक क्या है, और ये आपको ऑप्शन में यानी कि कमेंट बॉक्स में लिखना है कि जर्नल इज ए बुक ऑफ किसका? ओरिजिनल एंट्री, फाइनल एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री, इसका कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस्त भुगतान पद्धति की दशा में, किस्त भुगतान पद्धति का क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का। कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ए,
अक्रय मूल्य का भुगतान सम्मत किस्तों में किया जाता है। पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस इज मेड इन एग्रीड इंस्टॉलमेंट। बी ऑन डिफॉल्ट पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेलर हैज ए राइट टू टेक बैक द गुड्स। किस्त के भुगतान में त्रुटि होने पर विक्रेता को अपना माल वापस लेने का अधिकार है। सी देखिए, क्रेता अपनी पुस्तकों में संपत्ति खाता, विक्रेता का खाता और ब्याज उचंत खाता तैयार करता है। परचेजर प्रिपेयर असेट अकाउंट, सेलर्स अकाउंट एंड इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट इन हिज बुक्स। तो अकाउंट के मामले में जो ये बात लिखी है बिल्कुल सही है, इतने अकाउंट बनते ही हैं। डी है, सुपुर्दगी प्राप्त करने के बाद क्रेता को कभी भी संपत्ति को बेचने का अधिकार होता है। परचेजर हैज राइट टू सेल द असेट एट एनी टाइम आफ्टर रिसीविंग द डिलीवरी। देखिए इनमें जो रॉन्ग है, जो सही नहीं है, वो कौन सा ऑप्शन है? बी, दैट इज ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट इंस्टॉलमेंट सेलर हैज ए राइट टू टेक बैक द गुड्स। ये जो टेक बैक द गुड्स का मतलब है कि अगर कोई भी डिफॉल्ट कर देता है परचेजर, तो सेलर के पास में, वेंडर के पास में अधिकार होता है कि गुड्स को रिपजेस कर लिया जाए। ये रॉन्ग ऑप्शन है। तो ये राइट ऑप्शन किस ऐसी, यानी कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड में आपने देखा कि इसको ये गलत है, तो ये कहाँ पर सही है? जरा इसे कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा कि ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें कि गुड्स को रिपजेस करने का अधिकार होता है इन केस ऑफ डिफॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र में वितरण से तात्पर्य है। ए, श्रम का बंटवारा। बी, उत्पत्ति के साधनों के मध्य आय का बंटवारा। सी, अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों के मध्य पूंजी का बंटवारा। डी, उपभोक्ताओं के मध्य वस्तुओं का वितरण। In economics, distribution means distribution of labor, distribution of income among factors of production, distribution of capital among the three sectors of economy, distribution of goods and goods among the consumer। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं, जरा आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बी विल बी द राइट आंसर। तो आप कमेंट बॉक्स में क्या लिखेंगे? नेम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रबंधन का सार है। द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज। ऑप्शन देखिए, नियोजन, संगठन, समन्वय, नियंत्रण, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोल। तो देखिए प्रबंध का सार किसे कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन को। जब भी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग ये सब साथ में नहीं आएंगे तो प्रबंध फेल हो जाएगा, प्रबंध का जो रिजल्ट है वो सही नहीं आएगा। तो कोऑर्डिनेशन इज द राइट आंसर। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकाधिकारी अपने उत्पादन को उस बिंदु पर उत्पन्न करके और बेचकर अपने लाभ को अधिकतम करता है जहां उत्पाद की, यानी कि द मोनोपोलिस्ट मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग देयर आउटपुट एट दैट पॉइंट ऑन विच इट्स। ऑप्शन देखिए, सीमांत आगम सीमांत लागत से अधिक होता है। मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। सीमांत लागत और सीमांत आगम दोनों बराबर होते हैं। मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू बोथ आर इक्वल। सी, सीमांत लागत और सीमांत आगम से अधिक होती है। मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। डी, सीमांत आगम औसत आगम से अधिक होता, मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। जब मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर होते हैं तो यहाँ पर प्रोड्यूसर को मैक्सिमम, यानी कि मोनोपोलिस्ट को मैक्सिमम प्रॉफिट होते हैं। तो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन। निम्नलिखित में से कौन सा समन्वय का एक तत्व नहीं है? ऑप्शन देखिए, ए सहयोग, बी अभिप्रेरणा, सी पारस्परिक समझ, डी संप्रेषण यानी कि कोऑपरेशन, मोटिवेशन, सी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, डी कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो मोटिवेशन। देखिए अभिप्रेरणा ये समन्वय का एक तत्व तो नहीं है। बाकी आप देखिए समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन में कोऑपरेशन भी आता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी आती है और कम्युनिकेशन करके भी समन्वय किया जाता है। तो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षण शुल्क का मुख्य उद्देश्य है। तो संरक्षण शुल्क जो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेफगार्ड ड्यूटी इज, उपभोक्ताओं के लाभों को संरक्षित करना, टू प्रोटेक्ट द बेनिफिट्स ऑफ कंज्यूमर। बी, सरकार के राजस्व में वृद्धि करना, टू इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू। सी, स्वदेशी उद्योगों को संरक्षित करना, टू प्रोटेक्ट द इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज। डी, आयातकों से भुगतान की वसूली में निर्यातकों को सहायता प्राप्त करना, टू असिस्ट एक्सपोर्टर इन रियलाइजेशन ऑफ पेमेंट इन फ्रॉम इम्पोर्टर्स। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, स्वदेशी उद्योगों को संरक्षित करना ही ऑब्जेक्ट ऑफ सेफगार्ड ड्यूटी माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपपट्टे की दशा में पट्टादाता द्वारा अर्जित अधिकार शुल्क क्रेडिट किया था इन केस ऑफ सब लीज रॉयल्टी अर्न्ड बाय द लेसर इज क्रेडिटेड टू। ऑप्शन देखिए, उपपट्टा खाते में सब लीज अकाउंट, बी लाभ हानि खाते में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी लघुकार राशि खाते में शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, डी प्राप्त अधिकार शुल्क खाते में रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट में। उपपट्टे की दशा में पट्टादाता द्वारा, उपपट्टा है तो जो लेसर हो जाएगा वहाँ पे लेसर को वो किस में देगा, इसको क्रेडिट करेगा रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट में करेगा। लेसी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल, जो उसको रॉयल्टी मिलेगी तो एक तरह से उसकी इनकम है, इसलिए इसको इसमें क्रेडिट करेगा, इसलिए लिखा हो क्रेडिटेड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साख नियंत्रण की परिमाणात्मक तकनीकों में निम्नलिखित तकनीक को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अंडर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट इंक्लूडेड। तो क्रेडिट कंट्रोल की दो मेथड होती है, क्वालिटेटिव कंट्रोल सिस्टम और क्वांटिटेटिव कंट्रोल मेथड। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्वांटिटेटिव में किसे हम नहीं लेते, तो ऑप्शन देखिए, खुले बाजार की कार्रवाई ओपन मार्केट ऑपरेशन, बी परिवर्तनशील नगद कोष अनुपात वेरिएबल कैश रिजर्व रेशियो, सी साख की सीमा का निर्धारण रेशनिंग ऑफ क्रेडिट लिमिट, और डी बैंक दर नीति बैंक रेट पॉलिसी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी, यानी कि साख की सीमा का निर्धारण ये क्वांटिटेटिव थ्योरी में नहीं आता, ये क्वालिटेटिव थ्योरी में के अंतर्गत आता है। यहाँ पे पूछा गया है कि अंडर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल फॉलोइंग टेक्निक्स इज नॉट इंक्लूडेड, तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाथोर्न परीक्षण किए गए हैं, तो हाथोर्न परीक्षण किसके द्वारा किए गए हैं, ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए, जॉर्ज एल्टन मेयो, केथ डेविस, मैकग्रेगर और एफडब्ल्यू टेलर। तो हाथोर्न परीक्षण किसके द्वारा किया गया है, ये जॉर्ज एल्टन मेयो, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म असामान्य सुपर नॉर्मल लाभ अर्जित कर सकती है अंडर परफेक्ट कंपटीशन, अब फर्म में अन सुपर प्रॉफिट इन। ऑप्शन देखिए, अल्पकाल में, बी दीर्घकाल में, सी कभी नहीं, डी सदैव, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, नेवर, ऑलवेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, दैट इज शॉर्ट रन समय में ये क्या कर सकती, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती कोई भी परफेक्ट कंपटीशन फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदारी संलेख में वर्णित प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए फर्म द्वारा बनाया जाता है। इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द फर्म प्रिपेयर्स। ऑप्शन देखिए, लाभ हानि समायोजन खाता, बी लाभ हानि विनियोजन खाता, सी पुनर्मूल्यांकन खाता, डी लाभ हानि खाता। ऑप्शन देखिए, यहाँ पर है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, डी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द फर्म प्रिपेयर्स कौन सा अकाउंट बनाती है, तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है किसके द्वारा, फर्म के द्वारा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि 28 मार्च 2019 को आग लगने से रुपए 10,000 के मूल्य का रहतिया नष्ट हो गया, स्टॉक नष्ट हो गए। बीमा कंपनी ने पूरा दावा स्वीकार कर लिया है। अब बीमा कंपनी ने क्या कहा कि हम पूरा का पूरा जो भी लॉसेज हुआ है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि हम देंगे। 31 मार्च 2019 को अंतिम खाते बनाते समय उसे दिखाया जाएगा। On 28th March 2019, stock worth ₹10,000 was lost by fire. The insurance company admitted full claim. On 31st March 2019, while preparing final account, it will be shown. कहाँ पर शो करेंगे, ऑप्शन देखिए, ए ओनली इन ट्रेडिंग अकाउंट, बी ओनली इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी बोथ इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बोथ इन, और डी है बोथ इन ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट, यानी कि व्यापारिक खाते एवं आर्थिक चिट्ठा दोनों में। तो देखिए क्या होगा कि जब इन्होंने कोई लॉस हो गया, लॉस बाय फायर, तो सीधी सी बात है वो तो एक तो परचेज को इफेक्ट करेगा, तो इसके लिए उसको कहाँ दिखाएंगे हम, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे। दूसरा, ये जो इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट मिलने वाला, तो जो कुछ भी मिलने वाला होता है वो आपने देखा होगा, जैसे डेटर से भी मिलने वाला अमाउंट होता है तो हम एज एन असेट उसको मानते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाली भी अमाउंट को हम असेट में शो करते हैं, और असेट कहाँ पर होता है, बैलेंस शीट में। इसका मतलब कि हम उसको कहाँ पर शो करेंगे, दोनों अकाउंट में शो करेंगे, डी बोथ इन ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत क्रेता व विक्रेता के मध्य संबंध होता है। अंडर हायर परचेज सिस्टम द रिलेशनशिप बिटवीन बायर एंड सेलर इज।
ऑप्शन देखिए देनदार व लेनदार का, बी बंधक रखने व बंधक रखवाने वाले का यानी कि पॉनर एंड पॉनी, सी निक्षेपी एवं निक्षेप गृहीता का, बेलर एंड बेली, डी ऋणदाता एवं ऋणी का, लेंडर एंड द बारोवर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि जब भी किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत विक्रेता और क्रेता के बीच संबंध होता है वो सी बेलर एंड बेली का होता है, निक्षेपी एवं निक्षेप गृहीता का। ये बोर्ड के द्वारा राइट आंसर माना गया है। तो बेलर और बेली कई चीज़ों में होता है जहाँ पर गुड्स को आप किसी भी पर्सन को देते हैं कि उस गुड्स को मरम्मत करने के लिए या किसी भी काम के लिए, और वो उसको अपने पास रखता है, जो भी सर्विसेज है वो रेंडर करता है, उसके बाद रिटर्न करता है। तो यहाँ पर वैसे तो बेलर और बेली, जिसमें कि एक एग्जांपल ले सकते हैं कि गोल्ड स्मिथ को दिया गया गोल्ड आपको ऑर्नामेंट बनाने के लिए, और फिर आप अपनी चीज़ों को वापस कैसे लेते हैं, जो भी उसके प्राइसेस होते हैं, सर्विस चार्ज होते हैं दे करके। अब चूंकि यहाँ पर भी ऐसा कुछ, यहाँ ऐसा तो नहीं होता कि वापस लेने का इंटेंशन होता है, क्योंकि परचेजर खरीदा है किस लिए कि अपने सामान को अपने पास रखने के लिए। ये अलग बात है कि वो इंस्टॉलमेंट मेथड से पेमेंट करता है, यानी कि हायर परचेज सिस्टम से पेमेंट करता है, और लास्ट किस्त जब चुका देता है तो ओनरशिप होती है। उसके पहले अगर डिफ़ॉल्ट कर देता है तो फिर क्या हो जाती है कि वो वेंडर के द्वारा उस गुड्स को रिपजेस किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि बेलर और बेली का संबंध ही होगा, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक साझेदारी फर्म में साझेदार मिस्टर एक्स प्रत्येक माह के अंत में रुपए 2000 आहरित करते, ब्याज की दर 5% है, वर्ष के अंत में ब्याज की राशि होगी। मिस्टर एक्स अ पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म विड्रॉ 2000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। तो देखिए हर महीने को विड्रॉल करते हैं, तो जैसा कि हमने फार्मूला बताया, हमारा फार्मूला है कि मंथ पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब मंथ होता है तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, और फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना समय बचता है, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है। स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है। अब देखिए मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए जब इन्होंने विड्रॉल किया 2000 हर महीने के अंत में, तो जब मंथ अगर काउंट करना स्टार्ट कर देंगे तो स्टार्टिंग से जो मंथ कितने बचेंगे 11, और आखिरी में कितना बचेगा 0, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 5.5 आ जाएगी। ये तो मंथ है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे कि जो भी ड्राइंग हुआ, अब 2000 की ड्राइंग है और कितने बार ऐसा होता है हर महीने 12 बार होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है वो 5/100 यानी कि 5%, और मंथ जो कि हमने लिया 5.5/12, ठीक है। तो इसको देखिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे, और जैसा कि देख पा रहे हैं आप, तो इसका ये 5 2 जा 10 हो जाएगा, और यहाँ पर राइट आंसर कितना आ जाएगा 550 का। तो सी विल बी द राइट आंसर, ₹550। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में यह मान लिया जाता है कि द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब वेरिएबल प्रोपोर्शन में एज्यूम करेंगे, वेरिएबल प्रोपोर्शन में एज्यूम करेंगे क्या कि यहाँ पर वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम मानते हैं कि एक फैक्टर होता है फिक्स्ड और उस दूसरा क्या होता है वेरिएबल। तो फिक्स्ड फैक्टर फिक्स्ड होता है, वेरिएबल को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं, यानी कि उसको बढ़ाते जाते हैं, उससे प्रोडक्शन बढ़ती जाती है। तो ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है कि व्हेन मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स टोटल प्रोडक्शन विल डिक्लेयर्स, यानी कि डिक्रीज, जब सीमांत लागत घटती है तो कुल उत्पादन घटेगा। बी, जब सीमांत उत्पादन गिरता है तो उपयोगिता अधिकतम होती है। यूटिलिटी इज मैक्सिमाइज्ड व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन फॉल्स। सी, लिखा हुआ सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड, उत्पत्ति के कुछ साधन स्थिर होते हैं। और डी है, जब सीमांत उत्पादन गिरता है तो कुल उत्पादन अधिकतम होता है। डी, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन फॉल्स टोटल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। तो देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा सी, कि सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड। यहाँ पर क्या होता है, उत्पत्ति के कुछ साधन क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि एक साधन क्या हो जाएगा, फिक्स होगा, और बाकी क्या हो जाएंगे, वेरिएबल होंगे। वहीं पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेसम का नियम स्पष्ट करता है कि ग्रेसम लॉ स्पेसिफाइज दैट
ऑप्शन देखिए, नई मुद्रा पुरानी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। बी, अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। सी, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। डी, पत्र मुद्रा धातु मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ए, न्यू मनी डिराइव्स ओल्ड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। बी, गुड मनी डिराइव्स बैड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। सी, बैड मनी डिराइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। डी, पेपर मनी डिराइव्स मेटालिक मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। तो ग्रेसम के नियम के अनुसार में इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी, कि बैड मनी डिराइव्स आउट गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ कि क्लास इंटरवल, क्लास दिया हुआ है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, और उसके बाद में ये जो फ्रीक्वेंसी है ऐसे लिखा हुआ, फ्रीक्वेंसी में आप देख पा रहे होंगे कि 6, 20, 44, 55, 70 और 85 है। और इसका जो मोड है, मोड दिया हुआ है 48.6। अब 48.6 से देखिए मोड किसके बीच में आ रहा है, हमारा जो क्लास इंटरवल है वो 40 से 55 के बीच आ रहा है, जिसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 44 है। तो अब फ्रीक्वेंसी को हम क्या मानेंगे, अपने फार्मूले में पुटअप करेंगे, लेकिन अभी यहाँ से देख लीजिए कि F1 हम इसको मानेंगे, और इसके पहले वाला मानेंगे F0, और इसके बाद वाला जो फ्रीक्वेंसी है जहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा F2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट पेज में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए फार्मूला हम लगाएंगे मोड का क्या, कि L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अब फार्मूले में पुटअप करेंगे तो जो हमारा दिया हुआ मोड है वो है 48.6। कितना दिया हो, 48.6, और L1 जो है वो है 40 प्लस F1 देखिए तो F1 कितना था 44 माइनस F0, अगर आपने ध्यान दिया हो तो वो हमने 20 लिया था, ठीक है। इस तरह से 2F1 यानी कि 44 मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 20 कर देंगे, ये F0, और F2 हमें पता नहीं तो हम F2 यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। और जो क्लास इंटरवल दिया हुआ था वो कितना है, 25 से 40 था, या 40 से 55 है, तो 15 की गैपिंग पे बना होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 48.6 माइनस हो जाएगा 40, और ये 44 माइनस 20 दिस गिव्स 24, तो 24, और यहाँ पर 44 इंटू 2 88, तो 88 माइनस 20 और माइनस F2 और इंटू आई कितना हो जाएगा 15। तो दिस गिव्स, क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8.6, फर्दर ये 24 इंटू 15 हो जाएगा 360, और नीचे देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 88 माइनस 20 हो जाएगा, तो 68 माइनस F2, ठीक है। अब इसको हम फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ज़रा देखिएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 8.6 ये और 68 माइनस F2 इज इक्वल टू 360। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे 68 को तो कितना हो जाएगा 360 वहाँ पर दिया हो, ये इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस गिव्स 584.8 और माइनस हो जाएगा 8.6 F2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 360। तो 8.6 F2 इज इक्वल टू 584.8 माइनस 360। तो F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर कि F2 इज इक्वल टू हो जाएगा 224.8 और अपान में आ जाएगा 8.6। जब हम F कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर तो यह आ जाएगा 26.13 और इसको हम कह सकते हैं 26। तो आप इसे देख लीजिए और हम इसे चलेंगे अपने पहले स्क्रीन पे, देखेंगे ऑप्शन कहाँ पे कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन देखिए सी विल बी द राइट आंसर 26।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाता बही एक ऐसी लेखा पुस्तिका है जिसमें लेजर इज एन अकाउंटिंग बुक इन विच ओनली रियल अकाउंट आर ओपन, बी ओनली रियल एंड पर्सनल अकाउंट, ऑल द रियल पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर ओपन, डी ओनली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। केवल वास्तविक खाते खोले जाते हैं या केवल वास्तविक और व्यक्तिगत खाते खोले जाते हैं, सी सभी वास्तविक व्यक्तिगत और नाम मात्र के खाते खोले जाते हैं, डी केवल व्यापार एवं लाभ हानि खाता खोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कि हर तरह के चाहे पर्सनल हो, रियल हो, नॉमिनल, सभी तरह के अकाउंट ही इसमें ओपन करे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई मत तब सार्थक मानी जाती है जब यह एन आइटम इज कंसिडर्ड मटेरियल इफ, तो मटेरियलिटी जो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज है उसमें कंसिस्टेंसी, एक्रूवल और मटेरियलिटी एक कॉन्सेप्ट है। तो मटेरियलिटी में कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो विच कैन चेंज द डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो भी दिए हुए हैं उनकी वजह से किसी का डिसीजन चेंज हो सकता है। अगर कोई ऐसा आइटम उसमें दिया हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो वो मटेरियल आइटम होता है। अब ऑप्शन देखिए, ए रिलेट्स टू रियल अकाउंट यानी कि वास्तविक लेखा से संबंधित होता है, बी कच्चे माल से संबंधित होता है, रिलेट्स टू रॉ मटेरियल, सी उपयोगकर्ता के लिए महत्वपूर्ण होता है, इज सिग्निफिकेंट फॉर द यूजर्स, और डी उपयुक्त सभी यानी कि डी ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, इज सिग्निफिकेंट फॉर द यूजर यानी कि उपयोगकर्ता के लिए महत्वपूर्ण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन देखिए, लेखांकन प्रमाण 26 के अनुसार केवल क्रय की गई ख्याति का लेखा ही लेखा पुस्तकों में किया जाता है, एज पर AS 26 ओनली परचेज्ड गुडविल टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और बी है स्वनिर्गमित ख्याति का समायोजन साझेदारों की पूंजी खातों के माध्यम से किया जाएगा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल विल हैव टू बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सी ए ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है यानी कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट, डी ख्याति एक काल्पनिक संपत्ति है, गुडविल इज ए फिक्स्ड असेट। तो इनमें से जो ऑप्शन सही नहीं है बाकी की चीज़ें सही हैं, डी विल बी द राइट आंसर, यानी कि जो डी ऑप्शन में कहा गया कि ख्याति एक काल्पनिक संपत्ति है तो काल्पनिक नहीं है, इंटेंजिबल असेट है, ये कोई फिक्सिशियस असेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेपो दर से तात्पर्य है रेपो रेट मींस, ऑप्शन देखिए, वो दर जिस पर व्यापारिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं, द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बारो मनी फ्रॉम RBI, बी वो दर जिस पर व्यापारिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देते हैं, द रेट एट विच कमर्शियल बैंक लेंड मनी टू RBI, सी वो दर जिस पर व्यापारिक बैंक ग्राहकों को उधार देते हैं, द रेट एट विच कमर्शियल बैंक लेंड मनी टू कस्टमर्स, डी वो दर जिस पर व्यापारिक बैंक ग्राहकों से उधार लेते हैं, द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक बारो मनी फ्रॉम कस्टमर। तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ए वो दर जिस पर व्यापारिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं, यानी कि कॉमर्शियल बैंक को जो RBI लोन देती है उस जिस रेट पर देती है उसे हम रेपो रेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट्टेदार की पुस्तकों में वसूल न हुई लघुकार की राशि को हस्तांतरित किया जाता है, इन द बुक्स ऑफ लेसी द अनरिकव्ड अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग इज ट्रांसफर टू, कहते हैं पट्टेदार की पुस्तकों में वसूल न की हुई लघु राशि को। तो जैसे क्या होता है कि इन द बुक्स ऑफ लेसी है ना, पट्टेदार अगर कोई भी ऐसी वसूल राशि जो कि वसूल नहीं हो पाती है पट्टेदार की पुस्तकों में, तो कहाँ पर उसको ट्रांसफ़र करेंगे। ऑप्शन देखिए, ए अधिकार शुल्क खाते में, बी न्यूनतम किराया खाते में, सी पट्टेदाता के खाते में, डी लाभ हानि खाते में, रॉयल्टी अकाउंट, मिनिमम रेंट अकाउंट, लेसर्स अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो आपने देखा होगा कि अगर जो ऐसी कोई लघुकार है जो कि वसूल नहीं हो पाती है तो वो उसके लिए एज ए लॉस होती है और उसको डी यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी किराया पद्धति की विशेषता ने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ हायर परचेज सिस्टम, मूल्य का भुगतान किस्तों में होता है, ये एक फीचर है कि प्राइस इज पेड इन इंस्टॉलमेंट, बी माल का कब्जा तुरंत सौंप दिया जाता है, ये एक फीचर नहीं है, पजेशन इज गिवन इमीडिएटली, तुरंत पजेशन नहीं देते हैं, सी चूक होने पर विक्रेता माल वापस ले सकता है, ऑन डिफॉल्ट द सेलर हैज ए राइट टू हैव टू पजेस द गुड्स, और डी है स्वामित्व का हस्तांतरण, यानी कि पजेशन वाली बात भी सही है, और डी है कि स्वामित्व का हस्तांतरण तुरंत हो जाता है, ओनरशिप ट्रांसफर्ड इमीडिएटली। तो सारी चीज़ें जैसे प्राइस इज पेड इंस्टॉलमेंट में होता है, पजेशन इज गिवन इमीडिएटली, पजेशन भी दे दिया जाता है,
ऑन डिफॉल्ट द सेलर हैज ए राइट टू परचेज द गुड्स। और देखिए पजेशन देना अलग चीज़ है, जैसे गुड्स आपने सेल कर दिया तो हायर परचेजर परचेज करता और वेंडर सेल करता है, पजेशन तो दे देता कि अधिकार है आप ले जाइए इसको, लेकिन ओनरशिप नहीं ट्रांसफ़र होती। ओनरशिप क्या होती है, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाता तो उसके बाद ही ओनरशिप ट्रांसफ़र होती, तो ओनरशिप ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंकेक्षण अनिवार्य ऑडिटिंग इज मैंडेटरी फॉर, ऑप्शन देखिए न्यासों के लिए, बी संयुक्त स्कंद कंपनियों के लिए, सी एकल स्वामित्व वाली इकाई के लिए, और डी साझेदारी फर्म के लिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी, दैट इज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए, संयुक्त स्कंद कंपनियों के लिए। So these were the 34 questions of this series. Hoping that you have understood very well. Thanks for watching. Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.